ओके, सो स्टूडेंट्स, अपने आज बात करने वाले हैं डिबेंचर्स के ऊपर। सर, बिफोर आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विथ यू, एक दो चीज जो आप लोगों के लिए बहुत रेलिवेंट है जानना, सुन लीजिए। कॉन्सेप्ट एक दो जगह पे इसको मैं मॉक टेस्ट के हिसाब से भी बता रहा हूं, एंड हाँ, जर्नल एंट्रीज भी प्रैक्टिस हो जाएगा अभी क्लास में, ठीक है। सो नो वरीज अबाउट दैट। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब मैंने अभी हाल फिलहाल में मॉक टेस्ट का कॉपीज चेक करा, अधिकतर स्टूडेंट्स ने रीडिंग, व्हेन आई से रीडिंग आई मीन द क्वेश्चंस रीडिंग, ठीक से नहीं करी। आई विल गिव यू ऑल एन एग्जांपल, एमसीक्यू एंड लॉन्ग क्वेश्चन, अगेन बोथ द एग्जांपल्स वुड बी डिस्कस्ड विथ यू ऑल। चलिए आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिस वन, ओके। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, a non-listed company, is planning to raise up to 1000 crores in a non-convertible debentures। हाँ ठीक है, जो लिखा लिखा है। According to the Companies Act, what is the maximum amount it can redeem out of its capital? अब क्लास जब यहां पर लिखा है what is the maximum amount it can redeem out of its capital, अधिकतर बच्चों ने एक मिस्टेक करी। दे अप्लाइड, में लॉजिक बताता हूं कि सर देखो 1000 करोड़ कैपिटल है, हम बोले हाँ, तो सर 1000 करोड़ का कैपिटल का वो रूल था ना 10% वाला, तो 1000 का 10% कितना होता है सर? 100 होता है। हम बोले बात तो सही है, लेकिन कोई बच्चा क्वेश्चन में कंपनी का नाम नहीं पढ़ा कि कंपनी का पर्पस क्या है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड मतलब ये एक फाइनेंस बेस्ड कंपनी है। बैंकिंग और एनबीएफसी यानी फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर 10% का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वो अगर चाहे तो पूरा 1000 करोड़ भी रिडीम कर सकता है। करेक्ट आंसर डी होगा। एंड मैक्सिमम क्लास ने आंसर क्या किया था? 10% करके 1000 इंटू 10%। मेरे को अच्छा भी लगा, बुरा भी। अच्छा इसलिए लगा कि कम से कम 10% तो याद था। बुरा इसलिए लगा कि क्वेश्चन में कंपनी का नाम ही नहीं पढ़े, नेचर ही नहीं अंदाज लगाए। क्रेडिट एक्सेस फाइनेंस बेस्ड कंपनी है। एक फाइनेंस बेस्ड कंपनी को डिबेंचर्स के वक्त कुछ ऐसा 10% और 90% का रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करना पड़ता, ना ही एक बैंकिंग कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। सर ये बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर 1000 करोड़ होगा। ओके सर, हैविंग सेड दैट, क्लास हैविंग सेड दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। इधर पे भी आई सॉ अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। मैं बताता हूं आपको, रुक जाइए। ये 3 नंबर का था। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनओ लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को तो 10% वाला रिक्वायरमेंट का दरकार नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट दोनों को करना पड़ता है, पर हम 10% रिजर्व वाला रिक्वायरमेंट का बात कर रहे हैं। तो ये अनलिस्टेड कंपनी है, इसको ना एक अनलिस्टेड कंपनी को डिबेंचर्स रिडीम करते वक्त 10% ऑफ डिबेंचर्स, टोटल डिबेंचर्स क्या करना पड़ता है? रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। कहां ट्रांसफर करना पड़ता है? रिजर्व में। ये बात तो सही है, 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है, बात तो सही है। पर एक बार ये प्रश्न को पूरा पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद जो है हम और आप बातचीत करेंगे आगे। क्लास देखिएगा। एनो लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी had 50,000 8% debentures of rupees 100 each। तो 50,000 into 100, अगर 50,000 into 100 आप लोग करते हैं, कितने रुपए आते हैं? 50 लाख रुपए। और सबका ड्यू आ गया, रिडेम्पशन ड्यू हो गया। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं सबके कन्वीनियंस के लिए। एनो लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसके पास 50,000 8% डिबेंचर्स है, 100 रुपए ईच के, जो कि ड्यू फॉर रिडेम्पशन है। जो कि ड्यू फॉर रिडेम्पशन है मतलब जिसका रिडेम्पशन डेट नजदीक आ गया है। अगर अभी तक का क्वेश्चन पढ़े तो याद रखिए रूल कितने का है? 10%। कितना? 10% का। बात बता रहा हूं, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 50 लाख का 10% कितना होता है? 5 लाख। तो कायदे से 5 लाख कहां डालना चाहिए? रिजर्व में जाना चाहिए।
बट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंटायरली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कहानी में आया ट्विस्ट, और कोई बच्चा मतलब मैक्सिमम बच्चा ये ट्विस्ट नहीं देखा। आप लोग अगर रेगुलर क्लास अटेंड किए थे, रेगुलर क्लास का नोट्स पढ़िए, याद दिला देता हूं, अगर कंपनी कभी भी आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडेम्पशन कर रही है तो 100% ट्रांसफर होता है, 10% नहीं, तब 100% ट्रांसफर हो जाता है रिजर्व में। इसका मतलब 50 लाख का पूरा 50 लाख रिजर्व में जाएगा। असंभव है कि आप लोग क्लास किए हो, नोट्स बनाए हो और ये नहीं मिले आपको, असंभव है। हाँ 10% का रिक्वायरमेंट है। कब? जब ये वर्ड नहीं लिखा रहता आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ कैपिटल होता, आउट ऑफ कैपिटल होता तब कितना ट्रांसफर करते हैं, 10%। बट स्टूडेंट्स आउट ऑफ कैपिटल होता तब, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स है कितना, 100% होगा। ये वाला मिस्टेक से क्वेश्चन शुरू हुआ एंड इस वजह से लोगों का नंबर गया यहां पर। अब मैं आपको पढ़ाता हूं, 50 लाख का 100% हो गया 50 लाख। आगे पढ़िए, टिल 31 मार्च 21, अच्छा टिल 31 मार्च 21, ओके, कंपनी हैड ₹5 लाख इन इट्स DRR। कंपनी का डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ऑलरेडी कितना है, 5 लाख। मैंने क्या बोला, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन है तो जितने का डिबेंचर्स है, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडेम्पशन है तो जितने का डिबेंचर्स है पूरा ही ट्रांसफर, 50 लाख ही पूरा जाएगा रिजर्व में। 1 मिनट, उसमें से कितना जा चुका है, 5 लाख। कितना जा चुका है, तो और रिजर्व में कितना जाएगा, 45 लाख। मिस्टेक नंबर 2, कुछ लोगों ने 50 लाख ट्रांसफर कर दिया विदाउट गिविंग अटेंशन टू द फैक्ट कि 5 लाख तो है, तो इसका मतलब और 45 लाख ट्रांसफर करने का जरूरत है। एंट्री मैं दिखा दूंगा, बट आपको डिटेल मिल रहा है क्या, डिटेल मिल रहा है क्या? देखो 2 क्वेश्चन था, दोनों में आपको मैं ट्रिक किया। पहला क्वेश्चन क्या था, याद करो, एक बार दिखा देता हूं फिर से, जिससे याद रहे। मैं चाह रहा हूं जो बता रहा हूं वो याद रह जाए बस सबको। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, अरे भाई ये जो 10% रिजर्व में ट्रांसफर करने का रूल है, ये खाली बैंक अनलिस्टेड कंपनी के लिए, और वो भी कौन सी अनलिस्टेड कंपनी के लिए, जो बाकी है बैंक और फाइनेंस कंपनीज के ऊपर ये 10% वाला रूल लागू नहीं होता। वो लोग 100% कर सकते हैं, एंड देयर फॉर 1000 का 100% यानी कि पूरा 1000 ही होता है। क्रेडिट एक्सेस नाम में ही था, फाइनेंस का काम करता है। चलो हटाओ इस चीज को, कमिंग बैक टू माय पॉइंट। इस पॉइंट में मैंने क्या ट्रिक लगाया, इस पॉइंट में मैंने आपको ट्रिक लगा के दिया कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडेम्पशन है, आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन होने पर रिजर्व्स में पूरा 100% ट्रांसफर होता है। ठीक है, द डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट वाज परचेज्ड ऑन 30th अप्रैल। हाँ, प्रीवियस ईयर के 30th अप्रैल तक परचेज करना होता है। कितना, अच्छा ये जो इन्वेस्टमेंट वाला है ये सबके लिए, लिस्टेड कंपनी को भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, अनलिस्टेड कंपनी को भी करना पड़ता है। 15% ऑफ 50 लाख, 15% ऑफ 7.5 लाख रुपए, कितने रुपए? ठीक है, आइए एक बार आपके साथ जर्नल डिस्कस करते हैं, इधर आइएगा। क्लास करना तो आप लोग को पड़ेगा भी, सारी एंट्रीज करनी पड़ेगी, मैं बस डिस्कस कर दे रहा हूं। ये देखिए आप लोग, मैजिक नंबर 1, SPL टू DRR। अरे रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? रिजर्व में कहां से ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट से, तो SPL टू DRR 45 लाख। 45 लाख क्यों, क्योंकि 5 लाख रिजर्व में ऑलरेडी था। और एक इंपॉर्टेंट बात, डेट देखो, 31 मार्च 21 तक, 21 तक 5 लाख रुपए थे, और हमें हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है प्रीवियस ईयर के 31 मार्च में। ये देखो रजित का मिस्टेक मैं पकड़ लिया। रजित, डिबेंचर्स का जो पैसा है ना वो रिडीम होने वाला है 31 मार्च 23 को रजित, ठीक है? तो जो रिजर्व में जाएगा पैसा वो इस दिन नहीं जाएगा, वो 1 साल पहले जाएगा। और जो इन्वेस्टमेंट भी होगा रजित, वो इसके पहले वाले ईयर का 30th अप्रैल तक होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, डेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर देखिए। रिडेम्पशन एंटायरली एट पार ऑन व्हेन इज द रिडेम्पशन ड्यू, 31 मार्च 23, तो 31 मार्च 22 को रिजर्व में पैसा जाएगा 45 लाख।
तो देखो रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री लगा दिया मैं, SPL टू DRR। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने देखा था ये एंट्री नहीं थी कॉपी में, 90%। करने दूंगा प्रैक्टिस, बट आर यू नोटिसिंग योर मिस्टेक्स? कम ऑन। एंटायरली आउट ऑफ, एंटायरली आउट ऑफ, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स नहीं रहता तो कितना ट्रांसफर करते? 10%। तब हमें कुछ नहीं ट्रांसफर करना पड़ता। बच्चा लोग कैसे कैलकुलेट किया? कोई बच्चा ये वाली एंट्री क्यों नहीं किया, मैं आपको बताऊं बच्चा का कैलकुलेशन। सर देखो 50 लाख है, 50 लाख का 10% 5 लाख होता है, और 5 लाख तो ऑलरेडी रिजर्व में है, तो कुछ नहीं करना होगा। बट ये नहीं देखा कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स है। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स वर्ड लिखा है तो हमें 100% करना होगा। 10-15 बार बोल दिया हूं क्लास में, अभी अभी ही बोल दिया हूं। खैर, फिर 15% इन्वेस्टमेंट हुआ 30 अप्रैल को। 31 मार्च को जो पेमेंट था इन्वेस्टमेंट का वो रिसीव कर लिए, और फिर जो 50 लाख रिडीम करना था डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, पेमेंट का एंट्री लगा दिया डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट। और जितना आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया होता है उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? GRR में। अब रिजर्व में कितने जमा हो गए? पहले 5, अभी 45, 50 लाख। तो पूरे रिजर्व के पैसे एक बार रिडेम्पशन कंप्लीट हो जाए, एक बार रिडेम्पशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का जितना पैसा है वो सर कहां चला जाता है? जनरल रिजर्व में चला जाता है। मैं नहीं विश्वास करूंगा, खुद से एंट्री करो ये वाला क्वेश्चन का अभी के अभी। सब कोई क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं दिखाऊंगा, जो एक्सप्लेन करना था कर दिया। प्लीज डू इट नाउ। एंड जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है वो लोग भी एक बार पॉज करके डू दिस सम, है ना? हाँ सर एक बार डिस्कस कर दिए हो गया, नहीं लिखेगा तब बात ध्यान रहेगा। प्लीज डू दिस, सॉल्व दिस वन। राज आप एंट्री पास कर रहे हो? करिए फटाफट। रजित आपका भी चेक करेंगे। हाँ ध्रुव,
तो पहली एंट्री लगाए होगे आप लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितने का? 45 lakhs का, क्योंकि 5 ऑलरेडी है और इसका नौबत इसलिए आया बिकॉज ऑफ दिस वर्ड आगे। हाँ करेक्ट। अब आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट परचेज करा 30th अप्रैल को, तो जिसकी एंट्री लगेगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का रेट होता है 15%, 15%। तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7.5 लाख रुपए, ठीक है। फिर जिस दिन रिडेम्पशन हुआ यानी कि 31 मार्च 23 को, 31 मार्च 23 को वो इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया, तो उसी का उल्टा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये 3 बातें हुई, कहानी और आगे बढ़ी। फिर इसके बाद आपने डिबेंचर होल्डरों का पैसा ड्यू किया, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 50 लाख रुपया ड्यू हो गया, और फिर डिबेंचर होल्डरों को आपने पे कर दिया, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फिर फाइनली ये वाला एंट्री भी, लास्ट वाली एंट्री भी लोग क्यों नहीं किए, बहुत खराब लगा कि जो पैसा डीआरआर में है जमा, वो कहां ट्रांसफर हो जाता है? एक बार रिडेम्पशन हो गया ना, उसके बाद वो पैसा कहां ट्रांसफर हो जाता है? जनरल रिजर्व में। तो पूरा 50 lakhs का काम हो गया, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, एंड दैट इज इट, द एंट्री विल बी ओवर। सर बातचीत क्लियर है क्या? सर बातचीत समझा पाया क्या मैं? चलो सही है सर। अभी पास्ट पेपर और स्पेसिमेन पेपर के एक दो क्वेश्चंस और रख रखा हूं प्रैक्टिस के लिए, इधर पे ध्यान दीजिएगा। क्लास सुनिएगा ना एवरीवन, सोर्स है आपके सामने ही लिखा हुआ, तो मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। हाँ क्लास इधर ध्यान दीजिएगा। ऑन 1st April 2015, दिस इज नॉट माई मॉक पेपर क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दैट, है ना। ऑन 1st April 2015, मैक्स लिमिटेड took over assets of rupees 4,50,000 एंड मैक्स लिमिटेड ने किसी बिजनेस का असेट्स और लायबिलिटीज परचेज किया। समझ में आ रहा है? मैक्स लिमिटेड हमारी कंपनी है, ठीक है। अब क्या लिखा है देखिए, ऑन 1st April 2015, मैक्स लिमिटेड took over assets of rupees 4,50,000 and wait, liability of 60,000 of Prudence Limited। एक मिनट, अगर असेट आपने परचेस किया 4.5 लाख रुपए का और लायबिलिटी आपने परचेस किया 60,000 रुपीज का, तो ओवरऑल बिजनेस का वर्थ कितना हुआ? वही दिखा रहे हैं आप लोग को, 3,90,000 फ्रॉम प्रूडेंस लिमिटेड फॉर दी परचेस कंसिडरेशन ऑफ, आपने कितने रुपए में परचेस करा? 4,40,000 रुपए में। तो भाई अगर आप लोगों ने 4,40,000 में परचेस करा, मतलब आप लोगों ने कितना एक्स्ट्रा पे किया? 50,000। अगर स्टूडेंट्स आप लोग एक्स्ट्रा पे करते हो, अगर किसी बिजनेस को अक्वायर करने के लिए एक्स्ट्रा पे करते हो, तो उसको बोलते हैं अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स गुडविल। दैट्स ओके, खत्म यहां तक। अब यहां तक का मैं बात खाली करना जानता हूं आपसे, आगे बात नहीं करूंगा अभी, खाली यहां तक का, ठीक है। हमें बोलेगा क्या ये लोग? जर्नल एंट्री करने बोलेगा, पता है हमें। सो स्टूडेंट्स ये सारी ट्रांजैक्शंस कब हुई? 1 अप्रैल 15 को। स्लोली यहां तक की जर्नल एंट्री तो करनी है, तो एक बार यहां तक की जर्नल एंट्री कर लेते हैं। मैं ना फॉर्मेट नहीं बना रहा, बनाइए सब कोई फॉर्मेट, जर्नल ऑफ मैक्स लिमिटेड लिखिए। चलो हम भी बना ही देते हैं वरना फिर, जर्नल ऑफ मैक्स लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्रेडिट अमाउंट, ओके क्लास। डेबिट अमाउंट का भी रुपी यहां पे आ गया, क्रेडिट अमाउंट का रुपी भी यहां पर आ गया। हाँ अप्रैल 1 2015, अप्रैल 1। अब स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा,
सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, रुक जा, गुडविल अभी नहीं लिख रहा मैं, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। एक बात क्लास रिपीट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ओवर पे कर रहे हैं इसलिए गुडविल आया, वरना वही फिगर क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व नाम से आता। रिकैप रिकैप, हाँ रिकैप क्लास। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट लिखा है, और हम डेबिट में क्या डाल दिए हैं, गुडविल अकाउंट डाल दिए हैं विद द ड्यू अमाउंट रिस्पेक्टिवली। और फिर क्या नाम था इसका, टू प्रूडेंस लिमिटेड, यही नाम था ना इसका, तो टू प्रूडेंस लिमिटेड। अमाउंट देख देख के भर लेंगे। प्रूडेंस लिमिटेड कौन है, जिनसे हम लोगों ने ये बिजनेस परचेस किया है। आ जाओ फिगर देख लो, तो 450 60 450 60 परचेस कंसिडरेशन है 440, तो 440, तो ये देख लो दोनों को ऐड कर लो, यहां 5 आ गया, कितना आ गया 5, और वहां क्या है 4.5, तो कितना डिफरेंस हुआ 50,000 का। तो कायदे से गुडविल कितना होना चाहिए, 50,000 आना चाहिए। यहां पे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, यहां पे आ गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और रीजन लिख देंगे असेट्स एंड लायबिलिटीज परचेस्ड। असेट्स एंड लायबिलिटीज परचेस्ड। अब हम लोगों ने जब असेट एंड लायबिलिटी परचेस कर दिया, इसके बाद वाली कहानी क्या है, ध्यान दीजिए कैसे हम लोगों ने पे करा। इट पेड द परचेस कंसिडरेशन बाय इशूइंग डिबेंचर्स एट 10% प्रीमियम। यहां पे भी फिर से मिस्टेक का माइन फैला हुआ है। यहां पे मिस्टेक का माइन ये है कि बच्चा ऐसे क्यों नहीं सोचता है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने बोला गया आप लोगों को, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या होगा, परचेस कंसिडरेशन बाय इशू प्राइस, नॉट फेस वैल्यू, इशू प्राइस। तो अगर परचेस कंसिडरेशन है मेरा 4,40,000, कितना था 440 था, ठीक ही है। इशू प्राइस की अगर हम लोग चर्चा करें तो स्टूडेंट्स, इशू प्राइस है 100 रुपया का एट 10% प्रीमियम, यानी कि 110, यानी कि 11 ले हो गया 0। सो यहां पर अगर आप लोग चेक करोगे 4,000 डिबेंचर्स आएगा, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स 4,000 आ गया। अब जिस कंपनी को आपने क्रेडिट किया था प्रूडेंस लिमिटेड, उसी को डेबिट कर देंगे टू पे ऑफ। तो यहां पर आ जाओ, इसी तारीख को है ना, April 1 को ही हुआ है, तो April 1 का ये एंट्री लगा दीजिए। April 1 प्रूडेंस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, प्रूडेंस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। 4,40,000, 4,000 डिबेंचर्स अगर हैं तो 4,000 डिबेंचर्स की वैल्यू है 4,000 इंटू 100 यहां पर ना, और 40,000 आपका प्रीमियम है। लिख लीजिए डिबेंचर्स इशूड इक्वल्स टू 4,40,000। ये दिखाना पड़ता है क्या सर, हाँ मैंडेटरी है, आपको दिखाना है वर्किंग कि कितना डिबेंचर्स इशू किया। ये समझ में आ रहा है ना, डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो वाला क्वेश्चन है, उससे खासा क्वेश्चंस आता है, तो वी आर प्रैक्टिसिंग दैट। 4,40,000 डिवाइडेड बाई पर डिबेंचर का कॉस्ट था 110 इशू प्राइस। इशू प्राइस 110 क्यों था, क्योंकि हम लोगों ने डिबेंचर्स को प्रीमियम में इशू किया। ठीक है,
ठीक है। अब आगे क्लास, अब आगे देखिएगा, अप्रैल 1 क्लास। अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान देगा तो देखिए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन में ऊपर में था ना, हम तो ये वाला करवा चुके हैं आपको, कोई बात नहीं है। इधर देखिए आगे का इंफॉर्मेशन क्या लिख के दिया अपने को, ये बोल रहा है अपने को यहां पे खत्म हो जाना चाहिए था सम को, ये लोग बोलता है देखो आगे गाना, ऑन द सेम डेट मतलब अप्रैल 1 को ही इट इशूड अनदर 3000, एंट्री इशू का भी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, इट इशूड another 3000 8% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%, at a discount of 10%, at a discount of 10%। यहां पर ध्यान से सुनना, redeemable at a premium of 5% after 5 years, redeemable at a premium of 5% after, तुमको पता है तो इसका मतलब जो डिस्काउंट अमाउंट है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है दोनों एक ही अकाउंट में जाएगा जिसका नाम है लॉस ऑन इश्यू, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देख फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, दो पर्सपेक्टिव देता हूं संभालना। इस क्वेश्चन में अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नहीं होता ना तो मैं डिस्काउंट को डेबिट करके निकल लेता, डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट करके भाग लेता, क्योंकि डिस्काउंट भी है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है, तो फिर उसके लिए जो अप्रोप्रिएट अकाउंट वी यूज इज लॉस ऑन इशू, इज कॉल्ड, क्योंकि बातचीत चल रहा है और आप लोगों के सिलेबस में शेड्यूल 3 भी है तो ये डिस्कशन भी बनता है, सुन लेना। जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है जब तक रिपे नहीं होता तब तक आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स के साथ दिखाई दे रहा होता है। कहां दिखाई दे रहा होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स के साथ। कौन? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। समझा पा रहे हैं क्या सर? समझा पा रहा है, चलो ठीक है। According to the terms of issue, rupees 30 is payable on application and the balance on allotment of debentures, and the balance on allotment on debentures, ठीक है ना? According to the terms of the issue, हाँ ठीक है, रुपीज 30 is payable on application and the balance on allotment of debentures, और 100 रुपया का है, ठीक है ना? डिस्काउंट ऑफ 10% है तो 30 रुपया का, सॉरी 100 रुपया का है और डिस्काउंट ऑफ 10% है मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना रुपया होगा? 5 रुपया। क्लियर है क्या? 2-3 मिनट ठहरूंगा, यहां से एंट्री पास करने का कोशिश करिए। या पहला वाला तो मैं करवा दिया, यहां तक ट्राई करिए एवरीवन, प्लीज ट्राई इट आउट एवरीवन। देखिए 30,000, 3,000 है सॉरी, और कितने रुपए करके? 30 रुपीज करके। कितने रुपए करके? 30 रुपीज करके। तो 3,000, 3,000 इंटू 30 रुपीज, 3,000 डिबेंचर्स इंटू 30 रुपीज, यानी 90,000 रुपीज, यानी कि 90,000 रुपीज। सो आई विल एक्सपेक्ट द क्लास टू हैव डन दिस एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 90,000 और 90,000 डिबेंचर्स इशूड, या डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये लिखो यहां पर, मनी रिसीव्ड, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, है ना क्लास? एक बार आपने डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, ऑब्वियसली अप्रैल 1 को ये वाली ट्रांजैक्शन भी हो रही है। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हो? जो पैसा रिसीव किया है उसको कहां ट्रांसफर कर दोगे? डिबेंचर अकाउंट में। कहां ट्रांसफर कर दोगे? डिबेंचर अकाउंट में कर दीजिए। 8% डिबेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। तो भैया अगर ऐसा है एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, $90,000 अब इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ठहर जाइए लेकिन ठहर जाइएगा क्लास, आई विल टेल यू व्हाई। स्टूडेंट्स मैं क्या कहता हूं आप लोग को, ये तो आपका क्या गया, डिबेंचर में चला गया। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करिएगा कि नहीं करिएगा? सर क्या बात करता है यार, आप अलॉटमेंट का पैसा तो ड्यू करना पड़ेगा। लेकिन वेट, जो डिस्काउंट होगा या जो प्रीमियम और रिडेम्पशन का ट्रीटमेंट होगा वो कहां होगा, अलॉटमेंट के टाइम पे। कहां होगा? अगर प्रीमियम पे भी होता तो हम लोग किस स्टेज पे मानते हैं, अलॉटमेंट के स्टेज पे मानते हैं, याद होगा। तो जो डिस्काउंट है वो भी हम लोग किस स्टेज पे मानेंगे, अलॉटमेंट के स्टेज पर मानेंगे। समझ में आ रहा है? अब यहां पर जो एंट्री होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। मैं आपको समझाता हूं कैसे, आई विल टेल यू हाउ। देखो, पहले अलॉटमेंट ड्यू करना है, पहले अलॉटमेंट ड्यू करना है, पहले रिसीव नहीं होता, पहले अलॉटमेंट ड्यू करना होता है, जैसे शेयर्स में होता है। तो एंट्री क्या होगी, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। वेट, रुक जाना, अमाउंट से मेरे को मतलब है, अमाउंट बताने से मतलब है मुझे, रुक जाओ। %8 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्लास। अब यहां पर सुनिएगा, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्लास हैव अ लुक एवरीवन, कायदे से सुनिए ना। 100 देख लीजिए, कैलकुलेशन दिखाता हूं। 100 माइनस 30 क्यों, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन के टाइम पे हिसाब हो गया उसका। तो अलॉटमेंट पे कितना ड्यू हुआ, 70। कितना हुआ, पर डिस्काउंट कितना है, 10 रुपया। कितना है डिस्काउंट, तो अलॉटमेंट में डिस्काउंट अमाउंट थोड़ी डालूंगा मैं, तो देख -10 कर दिया, कितना आया 60। सर तो डिस्काउंट कहां जाएगा, वो तो लॉस अकाउंट में जाएगा। अरे डिस्काउंट कहां जाएगा, तो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 1 मिनट सुनिए ना, 3000 इंटू 60। रजित ये बात याद रखिए, मिस्टेक हुआ था आपसे। नितिन समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये 60 का हिसाब नितिन समझ आया आपको कि नहीं समझ में आया? आया ना, ग्रेट। तो यहां पर 180 आया, रुक जाइएगा। अब मैं डेबिट किसको करूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को। किसको करूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब यहां पे ठहर जा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करना है तो तुम 1 मिनट रुक जा और सोच थोड़ा सा। दो लॉस है, मैं तुमको हिसाब बताता हूं। थोड़ा नीचे लिख के दिखा, यहां पे लिख के दिखा देते हैं, चलो कोई नहीं। यहां पे मैं बता देता हूं तुमको दो लॉस क्या क्या है। 10 रुपया करके कितने ठो डिबेंचर्स पे, 3000। डिस्काउंट 10% हमेशा फेस वैल्यू पर लगता है। फेस वैल्यू कितने रुपए थे, 100 रुपीज। तो 100 का 10% यानी कि 10 रुपीज। सो यानी कि यहां पर कितना आ गया, 30,000। बट आप लोग एक बात मिस्टेक कर रहा है, भूल रहा है। क्या भूल रहा है, आप लोग ये भूल रहा है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी तो है। कितना परसेंट प्रीमियम था ऑन रिडेम्पशन, 5%। तो यार अगर 10% पे 30,000 बन रहा है तो 5% पे 15,000 बनेगा। नहीं समझा, 100 इंटू 5%, 5 रुपया। और यहां पर कितने डिबेंचर्स है, 3,000 डिबेंचर्स है। कितने डिबेंचर्स है,
ये देख इनटू 3000, 15,000 आ गया। प्रीमियम और रिडेम्पशन मतलब समझता है, हम लोग प्रीमियम और रिडेम्पशन पे करेंगे कब? उस समय जब डिबेंचर का पेमेंट ड्यू होगा, पर हम लोग रिकॉर्ड उसको हम लोग इश्यू करते वक्त ही कर लेते हैं। रजित, रिकॉर्ड उसको हम लोग इशू करते वक्त ही कर सकते हैं, तो करना ही पड़ेगा एक्चुअली। तो 45,000 आ रहा है, यहां चेक कर लो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। सर समझ आ रहा है, लेकिन वेट कर, जब रचित मैं 8% डिबेंचर अकाउंट में कुछ डालूंगा, जब सोनाक्षी हम लोग 8% डिबेंचर अकाउंट्स में मैडम कुछ डालेंगे, तो 70 इंटू 3000 डालेंगे, क्योंकि डिबेंचर का फेस वैल्यू के हिसाब से जाएं तो 70 रुपीज ही जाना बनता है, क्योंकि डिबेंचर अकाउंट में डिस्काउंट फिस्काउंट का दादागिरी नहीं चलेगा। अरे वो तो 70 रुपीज ही पेंडिंग है ना, 30 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम चला गया, 70 रुपीज ही जाना है, तो 70 रुपीज आप जाएंगे तो 2,10,000 आएगा यहां पर। टू 8% डिबेंचर अकाउंट, टू 8% डिबेंचर अकाउंट एंड क्लास, ये तो हुआ ये दोनों का बात। फिर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब आप लोग जब करिएगा हिसाब, तो आई एम श्योर क्या आएगा आपका, 15,000 आएगा ना, 15,000 आएगा। लिख लेंगे सबको ही अपने लोग। इस सम का फ्लेवर समझे क्या हुआ इसमें? मैं इस सम को क्यों सिलेक्ट किया प्रैक्टिस कराने के लिए, समझ पा रहे हैं क्या? क्यों किया? क्योंकि इसमें कंसिडरेशन अदर देन कैश का भी प्रैक्टिस हो पाया और नॉर्मल इश्यू का एंट्री भी हो पाया, एंड दैट्स व्हाई आई कॉल इट एन इंपॉर्टेंट वन। देख डिवेंचर इश्यू का जो भी तेरा प्रैक्टिस था वो हो गया इसी सम में, समझ पा रहा है ना, ये बोलना चाह रहे हैं। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 15,000 है ना, तो बस वही है, डिबेंचर अलॉटमेंट अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर, ऐसे करके कर देंगे। और फिर अब पेमेंट भी तो रिसीव करना है भाई, जो अलॉटमेंट के टाइम पे पेमेंट था, क्योंकि इन्होंने कुछ अरियर्स फरियर्स दिया ही नहीं है मुझे, इसका मतलब है पेमेंट उसी समय आ गया है जो आना था, पेमेंट उसी समय आ गया है जो आना था। क्या? तो कितना आना था भाई, भूल गया हम, 1,80,000, 1,80,000 आना था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000, 1,80,000, डिबेंचर allotted, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, ऐसे ही लिख दो ना, डिबेंचर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। बट क्लास, अधिकतर क्लास, मैं सबको तो नहीं बोलूंगा कभी भी, अधिकतर क्लास यहां सम छोड़ देगा, बोलेगा हो गया सर, और बताइए। अरे कैसे बताइए, जो भी लॉस होता है वो हम लोग उसी ईयर 31 मार्च को निपटा देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। यहां तो अप्रैल 1 का ट्रांजैक्शन है, आप 31 मार्च लिखिए और फिर क्या निपटाएंगे वो आप देखिए। यहां पर अप्रैल 1 भी लिख देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा सम्स में। पर खैर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, अधिकतर बच्चा फिर मिस्टेक करके दिखाएगा, बोले सर कुछ नहीं है 45 है ना, रिलैक्स करिए सर, एसपीएल टू लॉस ऑन इशू गलत। अगर प्रीमियम है, अगर प्रीमियम में बैलेंस है तो पहले प्रीमियम यूज करना पड़ेगा। क्या प्रीमियम में बैलेंस है? कितना बैलेंस है? कितना है प्रीमियम में?
अभी मैं करा रहा हूं तो लग रहा है सब आसान है, जब खुद सोचना पड़ेगा तो पता लगता है एक एक बात याद रखने लायक। तो दोस्त 40,000 रुपया प्रीमियम में रखा हुआ है। अगर 40,000 रुपया प्रीमियम में रखा है तो 45 में राइट ऑफ करने के लिए पहले आपको प्रीमियम यूज करना पड़ेगा, बाकी 5,000 के लिए आप लोग एसपीएल यूज करेंगे। हाँ, अगर एसपी सिक्योरिटीज प्रीमियम रहता ही नहीं तब सीधा एसपीएल से काम कर लेता। एक जो सुनिए, जो ऑर्डर है समझ लीजिए, सबसे पहले जो आप लोग राइट ऑफ करते हैं ये सबके के लिए ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या यूज करते हैं बताइए आप लोगों का? सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर एसपीएल, फिर कैपिटल, फिर कैपिटल रिजर्व। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बराबर बात है। पर पहले पहले आप लोग ये देखिए, ये दोनों का आपके पास अमाउंट था। अब यहां ध्यान देने का, क्लास एक बार यहां ध्यान देने का है ना। देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट 40,000, क्योंकि 40,000 था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट 5,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। देख लीजिए इसमें सब कुछ का दर्शन हो गया होगा मेरे हिसाब से। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, आप लोग देखो एक सम में सारे लगभग प्रोविजंस डिबेंचर के इश्यू से रिलेटेड प्रैक्टिस हुए हैं आपके। ये रहा डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। सर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए। चलिए सिमिलर क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस अपने लोग करते हैं, है ना क्लास? लेट्स गो एट, ये भी पास्ट पेपर का ही है जो आई रिमेंबर। हाँ ठीक है, 23 का है, तो ठीक है, सो बीट। क्लास क्वेश्चन आपके सामने है, यू ऑल प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग इट। और ये जो प्रोमिसरी नोट इशू है ना, इसको देख के डर मत जाना, इसको बिल्स बोलते हैं। अगर रिसीव करेंगे तो बिल्स रिसीवेबल, पे करेंगे तो बिल्स पेएबल। इजी कर दिया। अब चलो ट्राई करो।
तो ये है इन द बुक जर्नल इन द बुक्स ऑफ लाइट हाउस लिमिटेड, ठीक है। तो मैं कर देता हूं इन द बुक्स ऑफ लाइट हाउस लिमिटेड, एक मिनट। इन द बुक्स ऑफ लाइट हाउस लिमिटेड, डेट, particulars, ledger folio, debit amount, and here you have your students credit amount, okay। तो एंट्रीज के लिए जगह बना रहे हैं, तब तक आई होप क्वेश्चन रीडिंग कम कर लिया होगा। एक लैंड परचेज किया गया, पूरा बिजनेस का परचेज नहीं है ये, क्या है, लैंड परचेज है। द पेमेंट इज मेड ऑन द सेम डे, हाउ, एंड पेमेंट कितने का हुआ है वो भी बड़ा रेलिवेंट सवाल है, क्योंकि डायरेक्टली तो मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ लिखा है ना। देखो 20 लाख पेमेंट में 20 लाख मैंने दिया जो मेरे बैंक से गया, 10 लाख का मेरा बिल्स पेबल हुआ, तो 30 लाख हो गया, 30 लाख हो गया। एंड मैंने 8000 डिबेंचर्स इशू किया, कितने रुपए का, 100 रुपए का। तो 8000 इंटू 100 यानी 8 लाख रुपया। तो यानी कि इशू तो पार पे हुआ, तो यानी कि मेरे लैंड का वैल्यू हुआ 38 लैक्स। कॉस्ट तो 38 लाख हुआ ना, बट सर यहां पे तो रिडेम्पशन एट प्रीमियम लिखा है, तो वो तो प्रीमियम का काम अलग होगा, प्रीमियम का काम अलग होगा, उसका परचेस कंसिडरेशन से कोई लेना देना नहीं है। आपने कितना डिबेंचर्स इशू किया उसका परचेस कंसिडरेशन से लेना देना है। कितना डिबेंचर्स इशू किया, याद करो, जब भी हम लोग परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते थे, मैं आपको खाली एक चीज पे नजर डालने बोलता था, क्या, नंबर ऑफ डिबेंचर्स या नंबर ऑफ शेयर्स, और कोई चीज से मतलब नहीं है। जो रिडीमेबल एट अ प्रीमियम है उसकी जर्नल में रिकॉर्ड कर दूंगा, बट वो मेरा परचेस कंसिडरेशन से कोई वास्ता नहीं रखता है। इट हैज नथिंग टू डू व्हाटसोएवर विद माय परचेस कंसिडरेशन अमाउंट। समझा पा रहे हैं क्या हम? तो बढ़िया है सर। एंट्री लगाता हूं, देखो यहां पर सबसे पहले 38 लाख हो गया, इसका मतलब है, तो यही है, लैंड अकाउंट डेबिट टू ब्रिक्स लिमिटेड, लिखिएगा सब कोई, लैंड अकाउंट डेबिट, डेट फिट लगा लेना, टू ब्रिक्स लिमिटेड। यमन आपने ये एंट्री पास करी, सही है, और 38 लाख कर लिया था, वेरी गुड, 38 लाख किया था, ठीक है। तो 38 लाख है, और इसमें अपने लोग यही करेंगे, बिंग लैंड परचेस्ड एंड, अच्छा अपकमिंग वीक में ना, मतलब अपकमिंग वीक में क्या, हम इसी वीक में ऐसा एक तो क्लास प्लान करेंगे ना, इट विल नॉट बी अ एग्जाम, ठीक है, बट एक और पेपर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, एक और मतलब एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द करंट पेपर, इट विल नॉट बी अ टेस्ट, इट विल नॉट बी अ टेस्ट। तो डोंट वरी कि कोई पैनिक में मोड में आ जाए, वैसा कुछ नहीं है। अगर उस मोड में आए तो बहुत बढ़िया है। उसमें होगा क्या, यू ऑल विल गेट अ पेपर फ्रॉम माई साइड, 3 घंटा मिलेगा, कम प्रिपेयर्ड, सॉल्व द पेपर इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है कि नहीं है। आज अपने लोग बैठे हैं किस तारीख को, मतलब किस डे को, वी आर सिटिंग ऑन अ मंडे ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कि तुम लोग भी पढ़ लेना कि एज इफ की बोर्ड्स ही है, टेक योर टाइम एंड लेट्स कीप इट ऑन अ सैटरडे। सैटरडे को रखते हैं ये, जिससे कि सब कोई एक बार रिकैप भी कर ले, मेहनत भी कर ले, फिर आओ और बैठ के 3 घंटा का पेपर लिखना। ये कंपलसरी, इसमें कोई ऑप्शनल वाला बातचीत नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फॉलोड बाय दैट यू विल गेट द आंसर शीट एज वेल। आंसर शीट का मतलब है करेक्ट आंसर्स क्या है उस क्वेश्चंस के, तो एक आपको भी पता लगेगा वेयर यू आर स्टैंडिंग, एंड डिफरेंट पेपर को प्रैक्टिस भी मिलेगा, ठीक है। तो जो भी है, लैंड अकाउंट डेबिट टू ब्रिक्स अकाउंट बीइंग लैंड परचेज्ड, हो गया क्या, क्लियर है क्या? राइट सर। एंड इसके बाद जो है असली एंट्री चालू होगा, ब्रिक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। इसमें ना एक झमेला लग गया, एक झमेला लग गया, मैं देख लिया, क्या था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था, क्या था बोलो, मैं तो बोला ही हूं ना, कॉमन सेंस है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का पैसा कहां ट्रांसफर होता है, लॉस में, तो लॉस डेबिट होगा ही अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट।
डेबिट, हाँ 10% था, कितना था, अरे प्रीमियम कितना था भाई, 10%। अच्छा 8,000 मतलब 8 लाख के डिबेंचर्स पे 10% 80,000 होता है। 10% नहीं समझे, 8,000 इंटू फेस वैल्यू इज 100, तो कितना हुआ 8 लैक्स, 8 लैक्स का 10% कितना हुआ 80,000। थैंक यू। तो ब्रिक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 38 लाख, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 80,000, टू बैंक अकाउंट 20 lakhs, टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल कितने का है 10 lakhs का है, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 8 लाख रुपीज है ना। और जो लॉस डेबिट होता है ये याद रखो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कभी भी हो तो लॉस डेबिट होगा, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन उतने ही अमाउंट से, एक्सेप्ट जब लॉस डिस्काउंट इशू पे भी है, तो फिर हम लोग डिस्काउंट इशू भी लॉस में ऐड करते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्या बोल रहा था मैं, कितना है 80,000 है, वो तो 8 lakhs है, ये 80,000 है, ठीक है। लैंड परचेस्ड एंड पेमेंट मेड, खत्म। ये वाला भी एक क्वेश्चन जो है ना सर समझ में आ गया है। अब भी स्टूडेंट्स आप लोगों के सिलेबस में रिडेम्पशन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स करके जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका एक थ्योरेटिकल अप्रोच है। क्या है उसका थ्योरेटिकल अप्रोच। तो थ्योरेटिकल अप्रोच में मैं जो भी बता पाऊंगा, बहुत छोटा सा बात है, वो एक बार सुन लीजिए, जिससे कि वी कैन हैव अ कंप्लीट डिस्कशन। देखिए इशू प्रैक्टिस हुआ, क्या क्या आ रहा है डिबेंचर्स को लेकर, इशू प्रैक्टिस हुआ, परचेस फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया आपका, रिडेम्पशन वाला केस हो गया, जहां डीआरआर वाला केस होता है वो भी हो गया, फोर्थ एक ड्रॉ ऑफ लॉट्स बचा हुआ है, थोड़ा एक बार ये कवर कर लीजिए ना, हेडिंग डाल लीजिएगा। और ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल केस है, लिखिएगा रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपको जो पता होना चाहिए, मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन बनता है इसका, वो बताने के लिए पहले एक बेसिक लॉजिक बांध देता हूं, आ जाओ, ठीक है। एक कंपनी है ना, है ना, एक कंपनी है जो 6 लाख रुपया का डिबेंचर इशू करी थी, कितने रुपए का 6 लाख रुपया का डिबेंचर इशू करी थी। एक कंपनी है जो इशू की थी कितने रुपए का डिबेंचर्स, 6 लाख रुपया का डिबेंचर्स इशू करी थी, 6 लाख का डिबेंचर्स इशू करी थी। एट व्हाट पॉइंट, एट पॉइंट जीरो, एट ईयर जीरो। अब हुआ क्या, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, कंपनी ने डिसाइड किया कि ये जो रिडेम्पशन होगा ना वो इंस्टॉलमेंट्स में होगा। तो भाई इंस्टॉलमेंट्स में होगा इसका मतलब क्या है, कंपनी 2 लाख रुपया इस साल रिडीम कर देगी, 2 लाख रुपया इस साल रिडीम करेगी, और बाकी के 2 लाख रुपए इस साल रिडीम करेगी। तो इसमें क्या बड़ा बात है, सुनब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर कुछ सेम होगा। आपका जो रूल रहता है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। लेकिन 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 जब आप जीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, डीआरआर से जीआर में ट्रांसफर करते हो, तो आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट करोगे। सर समझ में नहीं आया, एकदम ठहर के मान लीजिए कि ये आपकी एक अनलिस्टेड कंपनी और ये बैंक या वो नहीं है,
मतलब इसको जनरल रिजर्व जो सॉरी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10% वाला बनाना पड़ेगा। ठीक, अब समझिए क्या अलग है। हाँ, ड्रॉ ऑफ लॉट्स ये भी बोलना भूल गए हम। लॉट्स, लॉट्स का मतलब होता है लॉटरी। यहां पे लॉट्स का मतलब क्या है? लॉटरी। समझाते हैं क्या होता है। आज 6 लाख रुपया में से 2 लाख का डिबेंचर रिडीम होना है, तो लॉटरी मेथड में क्या होता है ना, कंपनी मान लो कुछ भी यूज कर सकता है कि एक बहुत सारा चीट पेपर बना दिया जिसमें डिबेंचर होल्डरों का नाम और ये सब लिखा है, और कंपनी ने रैंडमली निकाला। कब तक निकाला? जब तक 2 लाख रुपया तक का डिबेंचर नहीं बाहर आया। लॉटरी सिस्टम। या फिर कंपनी ने रैंडमली जो है एक कंप्यूटर में नंबर सीरीज चलाया कि सिलेक्ट एनी 10 पीपल, ऐसे करके, मतलब बेसिकली कोई भी लॉटरी का मेथड लगाया और 2 लाख रुपया का इस साल जो रिडीम होने वाले हैं वो पता किया, इसलिए नाम है लॉटरी। कि कंपनी ने सोचा नहीं, कंपनी ने बस देखा लॉटरी सिस्टम में कि 2 लाख इसका, फिर अगले टाइम 2 लाख उसका, और फिर जो बचे हुए 2 लाख है उसका, इसलिए नाम है लॉट्स। तो वो भी क्लियर कर दिए। अब इस कंपनी को 10% डीआरआर बनाना है। तुम समझ, ये मिस्टेक हर बच्चा करता है, आई नो दिस। जब आप इस साल डीआरआर बनाओगे ना, डीआरआर जब बनता है यानी एंट्री क्या लगती है? सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डीआरआर। मैं कर देता हूं ना, ये देख, एकदम समझ, कॉन्सेप्ट को समझ। एसपीएल टू डीआरआर जब मैं करता हूं ना, तो तुम ध्यान देना, जब मैं एसपीएल टू डीआरआर करूंगा तो मैं पूरे 6 लाख पे बनाऊंगा। याद है मैंने बोला था, जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाते हैं वो पूरे अमाउंट पे बनाते हैं, पूरे डिबेंचर्स पे बनाते हैं। 6 लाख का 10% यानी कि 60,000, तो पूरे 10% पे बनाएंगे 60 के। पर लुक एट द ट्विस्ट नाउ, इस साल डिबेंचर रिडीम कितने का हुआ? 2 लाख, मतलब 1/3। तो जो डीआरआर टू जनरल रिजर्व करेंगे वो 1/3 का करेंगे। यानी कि जब आप एंट्री लगाओगे डीआरआर टू जनरल रिजर्व, वो आप केवल प्रपोर्शनेट अमाउंट का लगाओगे। ये जो डीआरआर टू जनरल रिजर्व आप लगाओगे वो आप प्रपोर्शनेट अमाउंट का केवल लगाओगे। हम समझा पा रहे हैं? हम श्योर है? कौन कौन समझा? कौन कौन समझा? एक बार ये नोट कर लेना ना, एक बार नोट कर लेना ना, फटाफट ये नोट कर लेना यार केस। समझा पा रहे हैं क्या हम? क्लियर है क्या? समझा पा रहे हैं हम? ऑल गुड देन। बच्चा लोग अभी व्हाट नेक्स्ट सर? व्हाट नेक्स्ट सर? इन्वेस्टमेंट का याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट जब अपने करते हैं और पैसा विड्रॉ करते हैं, इन्वेस्टमेंट कभी भी हम लोग पूरे डिबेंचर्स का नहीं करते हैं, हमेशा जो अपकमिंग ईयर में रिडीमेबल होने वाला है उसका करते हैं। मतलब समझो, मतलब ये इस ईयर में जो रिडीम होने वाला है उसका जर्नल एंट्री में इसके 30th अप्रैल को करूंगा। नहीं समझे? अगर 31 मार्च 23 में रिडीम होने वाला है तो 30th अप्रैल 24
2 को मैं कितना इन्वेस्ट कर दूंगा, 15% ऑफ वो अमाउंट जो रिडीम होने वाला है। यानी कि रुक जा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी गलत बोल रहे हैं ना, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का, 30,000 का। 30 कहां से आ गया, 15% होता है। और ये वाला जो बिकेगा, अरे क्लास ध्यान देना, और ये वाला जो बिकेगा, ये वाला जो बिक जाएगा, वो कब बिकेगा, इसके 31 मार्च को बिकेगा। बैंक टू डीआरआई करके। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30 के। लेकिन क्लास एक बात और, जो इस 31 मार्च को रिडीम करना है, वो उसके पहले वाले ईयर के 30 अप्रैल को इन्वेस्ट करना है। तो फिर से डीआरआई टू बैंक, और इस दिन जाके फिर से बैंक टू डीआरआई। समझ पा रहे हो क्या, समझ में आ रहा है ना? राइट सर। अरे सिंपल में 3 बार एंट्री लगा देना डीआरआई टू बैंक, और 3 बार एंट्री लगा देना बैंक टू डीआरआई, हो गया। छोड़ो, हम मजाक कर रहे थे, क्यों हम जा रहे हैं इतना टेक्निकल। हाँ ठीक। डीआरआई टू बैंक, बैंक टू डीआरआई, 15% किस अमाउंट पे, जो अपकमिंग ईयर में रिडीमेबल होने वाला है। दैट्स इट। यहां यूनिक केस क्या था, अगर ड्रॉ ऑफ लॉट्स में कोई बोले सर मेरे को एक यूनिक केस बता दो, तो वो था प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। दैट्स इट। कुछ और यूनिक जर्नल में ना, कॉन्सेप्ट में ना। इसका थ्योरेटिकल क्या प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी बता दिए। एक नया एंट्री नहीं है, जो है बस वो बता दिए आप लोग के सामने। तो लिखिए, इन रिडेम्पशन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, a lottery system is used to find out which debentures will be redeemed first, to find out which debentures will be redeemed first. All entries and rules remain same except that since redemption is in installments, redemption कैसे हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में 2 लाख करके रिडीम कर रहे हैं। since redemption is in installments, so the amount from DRR transferred to general reserve will be proportionate. Amount that will be transferred will be proportionate. और एग्जाम्पल तो तुम्हारे पास ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। एक बात और मेरे को लिखवाना है आप लोगों को, बताता हूं ना। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा, ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ये लिख लेंगे ना। हाँ सर, लिखिए। 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ए रिक्वायरमेंट टू क्रिएट डीआरआर, मतलब रिजर्व बनाने का दरकार ही नहीं है,
ए रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, एग्जेम्प्टेड का मतलब जिसको बनाना नहीं है, नहीं बनाने का जरूरत है, रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर मतलब जिसको 10% रूल फॉलो नहीं करना पड़ता, बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 15% वाला रूल। कौन सी कंपनीज एग्जेम्प्ट है ये बताना है अपने लोगों को फटाफट। सबसे पहले ए का लिस्ट और बी का लिस्ट। क्यों? क्योंकि टीचर मजा लेने के लिए दे देगा ऐसा ही कंपनी जिसमें ये एग्जेम्प्ट है और तुम बना के आ गया। तो सबसे पहले दोनों लिस्ट में बैंकिंग कंपनीज है, दोनों लिस्ट में बैंकिंग कंपनीज है। हाँ ठीक है, बैंकिंग कंपनीज डाले हैं, यही बताना और तो कुछ बताना नहीं है। अनलिस्टेड एनबीएफसी लिखवाना है, हाँ ठीक है लिखा देंगे। बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी यहां पे लिस्टेड कंपनी, यहां लिस्टेड कंपनी मत लिखना, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को भी 15% वाला बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आया इफ कंपनी इज अनलिस्टेड, देन तुम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो ए और बी दोनों फॉलो ना करे? अगर वो अनलिस्टेड एनबीएफसी हो, मतलब फाइनेंस कंपनी हो, नॉन बैंकिंग मतलब बैंक नहीं है पर फाइनेंस कंपनी है, तो अनलिस्टेड एनबीएफसी को दोनों नहीं फॉलो करना पड़ता। जो मेरे गिवन क्वेश्चन में एग्जाम के ये था तुम्हारा क्रेडिट एक्सेस वाला कंपनी था एमसीक्यू में, अनलिस्टेड एनबीएफसी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अनलिस्टेड एनबीएफसी इधर भी और अनलिस्टेड एनबीएफसी इधर भी। आई थिंक ये लिस्ट जो है, हाँ वो तो बहुत है, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। हम बोल रहे हैं ये याद रखना, ही इज टॉकिंग अबाउट एचएफसी, तब फिर हम बोलेंगे ऑल इंडिया फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी बोलो। समझ में आ रहा है? फिर हम और भी लिस्ट बढ़ा सकेंगे। ये चीज याद रखना आसान रहता है लार्जर क्राउड के लिए, एंड दैट्स व्हाट आई विल से। ठीक है, ये नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है कि अगर रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है या पार्टली कैपिटल और पार्टली प्रॉफिट है, सुन लो ना, लिख लो एक बार, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है या पार्टली कैपिटल पार्टली प्रॉफिट है, पार्टली कैपिटल पार्टली प्रॉफिट है। एग्जाम में अगर ये दोनों भाषा देना तब तो डरना ही मत टीचर से। तब तुमको कितने परसेंट का डीआरआर बनाना है? 10% का डीआरआर बनाना है। खाली जब दे दे रिडेम्पशन ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, पर अगर दिया रहे, क्या आज हमने ये प्रैक्टिस भी किया है? हाँ, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ही उसी पर आधारित था। सारे रेलिवेंट बातें देखनी है तो ये क्लास खत्म है, इनफ है। रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो फिर 100% डीआरआर बना। ये सारी बातें ही हैं जो ध्यान रखने लायक है। आज और कुछ भी नहीं बताएंगे। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन फॉर द डे।